भाई क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास तक हमारा जो टॉपिक कवर हमने किया था एडमिशन चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक क्या था? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लास्ट क्लास में मैं होमवर्क देना भूल गया था, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके होमवर्क है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो वो होमवर्क आपको करना है भाई। होमवर्क करके आप मुझे जो है पीडीएफ बना के आंसर्स भेजना उसके, ठीक है, मैं चेक करूंगा। तो आज की क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये भाई हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है अब। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है, ये जो टॉपिक है ये हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा वहां पे कवर किया हुआ है। लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो उस चैप्टर में ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है। यहाँ पे इस टॉपिक में 1% भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज टॉपिक है ये जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये जो क्वेश्चंस अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे समझाऊंगा ये आपके होमवर्क रहेंगे, लेकिन समझना जरूर, ठीक है, क्योंकि अगर समझ लोगे यहाँ पे मेरे साथ साथ एक बार क्वेश्चन रीड कर लोगे तो कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे, ठीक है, और एक बार थोड़ा सा माइंड में रिफ्रेश भी हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे साथ साथ। और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको नोटिंग्स करवाई थी वही एप्लीकेबल है यहाँ पे। कोई नया नोट यहाँ पे आपको मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है, कोई नया थ्योरेटिकल नोट में यहाँ पे आपको नहीं लिखवाऊंगा। तो जो लास्ट चैप्टर में जितना भी हमने कवर किया था रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड जो जो ट्रीटमेंट, वो सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे एडमिशन वाले चैप्टर में भी एप्लीकेबल है आपका। तो स्टार्टिंग करेंगे भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 41 से। लास्ट क्लास तक 40th इलिस्ट्रेशन तक हो गए थे हमारे। तो इलिस्ट्रेशन 41 क्या है भाई, एक बार देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। भाई इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो कितनी थी? 5:3 थी। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी जो है ये एक नया पार्टनर है, ये फर्म में एडमिट होगा अब, और इसका जो शेयर होगा वो कितना होगा? 1/3 होगा। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन, the balance sheet of A and B showed a general reserve of 60,000 and a balance of 20,000 in P&L account on the asset side of the balance sheet। तो भाई दोबारा से देखना, on the date of C's admission, जब C एडमिट हो रहा है उस डेट पे the balance sheet of A and B, मतलब पुराने पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट थी, ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें क्या क्या चीजें शो हो रही थी? तो द बैलेंस शीट ऑफ A and B showed जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। तो भाई वहां पे ना जनरल रिजर्व शो हो रहा है कितना? 60,000 का। एंड अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शो हो रहा है। इट मींस यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, ध्यान से देखना, जो रफली मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जो सी के एडमिशन से पहले वाली जो बैलेंस शीट होगी वहां पे आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है 60,000 का लाइबिलिटी साइड पे, और एसेट साइड पे आपको जो है P&L अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे 20,000 का। तो भाई ये आपका फिक्टिशियस एसेट है। ये आपका क्या है? फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस भी बोल सकते हैं भाई इसको। P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है, P&L का जो एसेट साइड पे जो बैलेंस शो होता है, जो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L होता है वो लॉस होता है हमारा। एक्यूमुलेटेड लॉस जो है मैं इसको बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको फिक्टिशियस एसेट बोल सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व भी गिवन है, और नीचे कहा गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन सीज एडमिशन। तो सी की जब एडमिशन होगा, सी का जब एडमिशन होगा उस टाइम पे जो है जनरल एंट्री पास करो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, इफ वी हैव जनरल रिजर्व, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इट। हमें उसको बांट देना चाहिए इन ओल्ड पार्टनर्स। इस जनरल रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे तो होगा क्या यहाँ पे भाई? मैं आपको बता देता हूँ रफली। यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, समझा ही देता हूँ एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ओल्ड पार्टनर्स में ये जनरल रिजर्व बांटूंगा तो जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर के आइटम है, लाइबिलिटी साइड पे शो हो रही है। जब मैं इसको बांट दूंगा तो भाई जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे डेबिट कर देते हैं इसको, ये डेबिट हो जाएगा जनरल रिजर्व, ठीक है।
तो क्रेडिट नेचर के आइटम है, अब मैं इसको बांट रहा हूं पार्टनर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। और ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, न्यू पार्टनर को नहीं देना रिजर्व, रिजर्व हमेशा किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करेंगे ना, कुछ बता नहीं रखा, अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो करंट अकाउंट से एंट्री होती यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 60,000 रुपए जो है ये ओल्ड रेशो में बटेंगे। अब ओल्ड रेशो क्या थी, क्वेश्चन में गिवन है 5:3, तो 5:3 की रेशो में यहाँ पे जो है हम अमाउंट जो आएंगे वो लिख देंगे, 60,000 को 5:3 की रेशो में बांट देना, ठीक है, इतना काम तो कर ही लेंगे। अब ऐसे ही जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, इसको भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, तो ये डेबिट नेचर के होते हैं ना। अब जब मैं बांट दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, तो मींस यहाँ पे 2 P&L अकाउंट हो जाएगा। आप लोग एब्रीवेशन का यूज मत करना, आप लोग इसको पूरा लिखना, ठीक है। और ये लॉस जब मैं पार्टनर्स में बांटूंगा तो पार्टनर के खाते में से लॉस मुझे घटाना है ना, माइनस करने, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट भाई ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा, न्यू पार्टनर्स में नहीं बटेगा, ठीक है। तो ये जो 20,000 रुपीज थे ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस रेशो में बटेंगे इन दोनों में, तो भाई ओल्ड रेशो में 5:3 की रेशो में बटेंगे, ठीक है, तो ये भी आप बांट देना। तो भाई ये बस 2 जर्नल एंट्रीज यहाँ पे आपको इस इलिस्ट्रेशन में करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये आपका इलिस्ट्रेशन 41 था, और ये हमने जो टॉपिक है ना ये हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा वहां पे कवर कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए, और मैंने आपको रिवाइज भी करवा ही दिया, ठीक है। तो ये भाई हमारा इलिस्ट्रेशन 41 कवर हो चुका है। अब बढ़ते हैं भाई आगे, तो भाई आगे देखना इलिस्ट्रेशन 42 क्या है एक बार, ठीक है, यहाँ पे इसको भी रीड कर लेते हैं जरा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन जो हमारा फंड होता है, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व होता है हमारा, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वो हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा से एक बार मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमें बता रखा है कि ए बी और सी ये 3 पार्टनर्स हैं, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 admitted D as a partner for 1/5 share in the firm with effect from 1st April 2020। तो ABC ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशो गिवन है, D एक नया पार्टनर है, इसका शेयर गिवन है। आगे बता रखा है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 इज दिस। तो उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये अधूरी है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही आइटम दे रखी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 90,000, ठीक है। अब नीचे कहा हुआ है कि भाई शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो अलग अलग केसेस दे रखे हैं और आपको क्या बताना है, ट्रीटमेंट बताना है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो ये चीज भी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखी है, याद होगी आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ, केस 1 में देखो क्या है, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में बस इतना ही दे रखा है कि भाई 90,000 का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखी आपको, तो भाई ये पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा। तो केस 1 में तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है। तो मैं लिखता नहीं हूं, मैं बोल देता हूं सिर्फ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा ये और ओल्ड रेशो में ही बटेगा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में पूरा 90,000 बांट देंगे, पूरा का पूरा 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखी ना, हमको सिर्फ रिजर्व दे रखा है बस लाइबिलिटी साइड पे 90,000 का। आगे यहाँ पे केस 2 क्या है, अब ये सारी चीजें ना मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन के साथ लास्ट चैप्टर में समझा रखी है, तो मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अच्छे से रिवीजन की होगी लास्ट चैप्टर की, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखते हैं भाई सेकंड केस क्या है, एक बार देखते हैं। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000, भाई वर्कमैन ने क्लेम डाल दिया। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाने का मतलब वजह क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीजें लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बता रखी है। अगर आपको नहीं आती है तो आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, पढ़े ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आप लोग पढ़े ही नहीं हो, ठीक है, आपने पढ़ाई की ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि क्लेम आ गया भाई, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया 45,000 का।
अब भाई एक वर्कमैन ने 45,000 का क्लेम डाला, हमारे पास रिजर्व पड़ा है 90,000 का, तो हम 45,000 रुपए क्या कर देंगे, हमें पे करने, 45,000 रुपए लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे और बाकी जो 45,000 बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, मैं फटाफट से यहाँ पे बताता हूँ भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा जो 90,000 है वो मैं यूटिलाइज करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट नाम से 45,000 की तो लाइबिलिटी बना दूंगा जितने का क्लेम आया, बाकी 45,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बट जाएगा, ए बी सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये 45,000 को यहाँ पे इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किस रेशो में, तो क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन है ओल्ड रेशो 4:3:2, तो 4:3:2 की रेशो में जो है ये 4:3:2 की रेशो में यहाँ पे जो बैलेंस 45,000 रुपीज है ना, बैलेंस 45,000 रुपीज जो बच गया पैसा वो बांट देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को इन टॉपिक्स में अभी भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता देना, मैं लास्ट चैप्टर की जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस थी वो मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है, मैं वो आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग एक बार दोबारा से इस टॉपिक को रिवाइज कर ले। वैसे ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, इजी टॉपिक था, अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, साथ साथ होमवर्क भी साथ साथ किया होगा और उसके बाद अगर आपने रिवीजन की होगी साथ साथ ईमानदारी से, तो डाउट्स नहीं आए होंगे, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ भी रही होंगी। बट अगर कोई बच्चा नहीं ढंग से पढ़ रहा, ईमानदारी से उसने पढ़ाई ही नहीं करी, तो उसको जरूर यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यार ये है क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं तो भूल गया। तो अगर भूल गए तो भाई आप लोग रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज करना ही पड़ेगा, नोटिंग्स ऑलरेडी हो रखी है हमारी, लास्ट चैप्टर से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, कुछ नया तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी अगर डाउट आता है तो बताना मुझे, मैं आपको क्लासेस सेंड कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। केस 3 क्या है भाई, एक बार देखते हैं। केस 3 क्या है कि भाई इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000, अब भाई रिजर्व तो पड़ा हुआ है 90,000 का, क्लेम आ गया 99,000 का, तो इस केस में एंट्री क्या होगी भाई, पूरा का पूरा रिजर्व यूटिलाइज हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट पूरा डेबिट हो जाएगा 90,000, और लाइबिलिटी कितने की क्रिएट करनी है यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट नाम से 99,000 की, 99,000 की, 9,000 का जो लॉस हुआ ये डेबिट करना था कौन से वाले अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, याद है ना भाई, ये जो इस तरीके से लॉस होता था ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट करते थे, ठीक है। तो ये थर्ड केस में आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्विकली बता दिया कि कौन से केस में क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आपको पुराना वाला सारा रिवाइज होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डाउट लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ठीक है, फटाफट से बोल दिया, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको लास्ट जो पुरानी क्लासेस थी मतलब पिछले चैप्टर की वो देखनी पड़ेंगी, और फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉल करना, कॉल पे समझना, या फिर घर पे आ जाना मेरे, ठीक है, यहीं पे समझा सकता हूँ मैं, ठीक है, सामने सामने बैठ के समझाऊंगा फिर, ठीक है। तो ये भी हो गया भाई। तो प्रॉब्लम आपके लिए तब क्रिएट होगी जब आपने लास्ट जो पुरानी चीजें हैं वो रिवाइज नहीं की होंगी, ठीक है। अगर रिवाइज कर रखी होंगी सारी चीजें, साथ साथ आपने पढ़ी होंगी ईमानदारी से, तो आपको डाउट्स आएंगे ही नहीं, ठीक है, आपको डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड चीजें हैं, कुछ भी यहाँ पे नया है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो इलिस्ट्रेशन 43 देखते हैं भाई, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं फटाफट से आपको जो है क्विकली एक बार जो है रिवाइज करवाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कहा गया कि ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, एबीसी जो थे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 थी, decided to admit D as a new partner with effect from 1st April 2020। भाई इन्होंने D को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया पार्टनरशिप फॉर्म में। आगे यहाँ पे हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज दिस। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मतलब अधूरी बैलेंस शीट दे रखी है। यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड पे आपको एक रिजर्व दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपए, और एसेट साइड पे आपको इन्वेस्टमेंट्स दी गई हैं एट कॉस्ट 2 लाख रुपए। अब अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, क्यों ये रिजर्व बनाया जाता है, तो उस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, ठीक है। अगर किसी के बच्चे के मन में ये डाउट है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, क्यों क्रिएट किया जाता है, तो उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो ये बात समझ लेना कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अगर रिवीजन अच्छे से चल रही होगी तो सब समझ में आ रहा होगा, तुम्हें मतलब भी पता होगा, टर्म्स का मीनिंग पता होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। अगर नहीं पता यार तो कॉल कर लेना, ठीक है, कॉल पे समझा दूंगा मैं,
लेकिन बेईमानी मत करना, नुकसान तुम्हारा ही होगा इसमें, ठीक है। अगर मैं आगे आगे बढ़ता रहा और तुमको पिछला भी अच्छे से नहीं आता तो इसमें तुम्हारा लॉस है ना कि मेरा, ठीक है। मैं तो आगे आगे बढ़ जाऊंगा ना, तो लॉस किसका होगा इसमें, तुम लोगों का लॉस होगा इसमें, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है भाई, साथ साथ रिवीजन करनी पड़ेगी ना, तो रिवीजन साथ साथ कर लो, साथ साथ पुरानी चीजें जो है वो आपको रिवाइज करनी है। पूरा दिन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, पूरा दिन है आपके पास, ठीक है। स्कूल भी नहीं जाना आपको, ठीक है। तो पूरा दिन अवेलेबल है, अच्छे से टाइम यूटिलाइज करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, और जितना टाइम अवेलेबल है उसको होमवर्क करने में और रिवीजन करने में यूटिलाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है हमारे पास 18,000 का, और इन्वेस्टमेंट जो है वो बुक वैल्यू उसकी कितनी है भाई, 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू है यहाँ पे। अब बुक वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू पे हमने एसेट को बैलेंस शीट में शो किया वो उसकी बुक वैल्यू होती है। अब नीचे यहाँ पे कुछ बातें बोली गई है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और वो कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये बता दो बस, अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब यहाँ पे उसने 5 केसेस दे दिए। अब आपको याद होगा इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट चैप्टर में किए थे, जो इनफैक्ट मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन आपको जो बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला, वो भी हमने लास्ट चैप्टर में उस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो मतलब ये जो आज की क्लास में अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं लास्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है, कुछ भी नया है नहीं। तो भाई केस 1 क्या है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब बस आपको ये जो बैलेंस शीट वाली आइटम्स है यही दे रखी है, एडजस्टमेंट में कुछ बोला ही नहीं है। तो भाई क्या करना है, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है भाई, रिजर्व का पैसा पूरा का पूरा बच जाएगा तो पार्टनर्स में बांट देंगे, मतलब ये रिजर्व पूरा का पूरा बांट देंगे। तो केस 1 में क्या होगा, रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा पूरा का पूरा 18,000। और कौन से वाले पार्टनर्स में बांटना है भाई, ओल्ड पार्टनर्स में। इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स एबीसी है, ओल्ड रेशो में बांटेंगे 4:3:2 में। तो यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 4:3:2 की रेशो में इन तीनों में 18,000 बट जाएगा। तो यहाँ पे केस 1 बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। यहाँ पे हमें कहा गया इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख रुपए। अब भाई इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो भी 2 लाख रुपए, देखो ध्यान से, वो भी 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व दोबारा से क्या करना है, बांट देना है पार्टनर्स में। मतलब केस 2 जो है वो सेम एज केस 1 है। तो ये जो अभी जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे की है, सेम एंट्री रिपीट होगी केस 2 में, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा केस 2 के अंदर, क्योंकि ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है हमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए है, बुक वैल्यू भी 2 लाख रुपए, कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है। आगे यहाँ पे देखो भाई, आगे बोला गया कि जो मार्केट वैल्यू है वो 1,91,000 हो गई। अब भाई बुक वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू 1,91,000 हो गई, तो मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 रुपए गिर गई। तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, एसेट की वैल्यू गिर गई है तो लॉस होगा। अब इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां से राइट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए तो बनाते हैं भाई, ताकि अगर इस तरीके से फ्लक्चुएशन से कोई लॉस हो जाए तो उसको हम सेट ऑफ कर पाए। तो 9,000 का लॉस हम कहां से सेट ऑफ करेंगे, केस 3 के अंदर देखो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो पूरा का पूरा 18,000 डेबिट करेंगे, और इसमें से मैं क्या करूंगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी डाउन हो गई है ना 9,000, वो मैं इस रिजर्व से सेट ऑफ कर लूंगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट, और ये लॉस मैंने कहां से बुक कर दिया, कहां पे डेबिट कर दिया ये लॉस मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अभी भी मेरे पास 9,000 का रिजर्व बच गया ना, तो ये रिजर्व मैं ओल्ड पार्टनर्स में बांटूंगा, टू ए बी टू सी, ठीक है। ए बी सी में बटेगा 9,000 किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बटेगा, 4:3:2 में बटेगा। तो ये सारी चीजें भाई हमने ना लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखी है। अब मुझे नहीं पता भाई कितने अच्छे तरीके से रिवीजन हो रखी है, कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है इन कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर तो, ठीक है। अब भाई आगे बोला गया केस 4 में कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1,73,000 है, और बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितना डाउन हो गई है भाई, एक बार देखते हैं कितना डाउन हो गई है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। 2 लाख रुपए यहाँ पे हमारे पास जो है वो बुक वैल्यू है, और माइनस करते हैं 1,73,000, तो यहाँ पे 27,000 रुपए का हमें लॉस हो रहा है, 27,000 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो अब लॉस कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, देखो ध्यान से भाई, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो पड़ा हुआ है वो तो 18,000 ही पड़ा हुआ है, लेकिन लॉस हो गया, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मेरी गिर गई है वो कितनी गिर गई, 27,000। तो ये जो 9,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ ये कहां पे डाल दूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जैसे मैं जल्दी जल्दी एंट्री कर रहा हूं ना, पेपर में ये स्पीड होनी चाहिए भाई एंट्री करने की,
ठीक है, ऐसे थोड़ी ना स्लो मोशन में लगे रहेंगे। मैं जब आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूं समझाने में, लेकिन अभी ये ऑलरेडी टॉपिक कर रहे थे तो देखो कितनी जल्दी जल्दी एंट्रीज हो जाती है ना, एकदम देखते ही एंट्री पता होती है कि ये एंट्री होगी, इस सिचुएशन में ये एंट्री होनी चाहिए। तो माइंड में ना एकदम से आपको समझ में आ जाना चाहिए पढ़ते कि भाई करना क्या है, ठीक है। तभी मैं इतना टाइम लगाता हूं, जब मैं फर्स्ट टाइम कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो उसको 2-2 घंटे पकाने का मीनिंग यही होता है कि भाई अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ही अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। सब कुछ आप ही पे डिपेंड करेगा। तो केस 5 देखेंगे भाई, 2,18,000 रुपए हमारे पास जो है मार्केट वैल्यू हो गई, जबकि भाई जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख। तो अब भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना, इंक्रीज हो गई, 2,18,000 होगी, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे, सिंपल। मतलब ये जो फर्स्ट वाले केस में एंट्री की थी ना, ये वाली, ये सेम एंट्री होगी, सेम टू सेम एंट्री होगी फिफ्थ केस में। फर्स्ट केस वाली एंट्री सेकंड केस में भी होगी और फिफ्थ केस में भी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा ना हमको, तो सारा का सारा जो हमारा रिजर्व है वो बच गया, तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे से दोबारा से आपको एक बार क्विकली रिवाइज हो गया होगा। जिन जिन लोगों ने पहले रिवीजन कर रखी है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं कर रखी उनको दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये तीनों इलिस्ट्रेशंस जो मैंने अभी आपको बताए यहाँ पे कौन कौन से थे, इलिस्ट्रेशंस 41, 42 एंड 43, ये जो इलिस्ट्रेशंस हैं ये आपके होमवर्क रहेंगे भाई, ये आपको खुद से करने, ठीक है। मैंने आपको क्विकली समझा दिए। अगर किसी बच्चे को इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है तो भाई मुझे बता देना, मैं घर पे बुला लूंगा, ठीक है। मैं घर पे बुला के पढ़ा दूंगा भाई, इतना कर सकता हूं मैं, ठीक है। मैं फेस टू फेस आपको बिठा के 2-3 घंटे लगा के ये चीजें अच्छे से दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, एकदम न्यू वे में पढ़ा दूंगा सब कुछ, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन यहाँ पे कोई भी गफला मत करना, ठीक है। मतलब ऐसा मत करना कि यार समझ नहीं आ रहा फिर भी आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो समझना है, ठीक है ना, आगे आगे नहीं बढ़ना। जब तक समझ नहीं आएगा तो पहले समझने पे फोकस करना है। अब यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 44 क्या है भाई, ये भी देख लो फटाफट से एक बार। तो ये भी हमारा लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने खोल के रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। ये जो हमारा लास्ट चैप्टर में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 14 किया था ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 14, ये सेम था इलिस्ट्रेशन नंबर 14। और ये जो अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला इलिस्ट्रेशन 44, ये दोनों देखो सेम है एकदम। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बस पार्टनर्स का नाम चेंज हो गया और अमाउंट्स चेंज हो गए, बाकी सारी चीजें एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट है यहाँ पे, एकदम कॉपी पेस्ट। इलिस्ट्रेशन 14 लास्ट चैप्टर का जो हमने किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, आपकी बुक का जो 4th चैप्टर है, ठीक है, वहां पे इलिस्ट्रेशन 14 जो हमने किया था उसकी डिट्टो कॉपी है यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 44, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट। ये जो टॉपिक था ये क्या था भाई, टॉपिक में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टॉपिक ये था आपकी बुक के अंदर, ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। व्हेन रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे भाई इस तरीके से लिखा जा रहा है मोटा मोटा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये चीजें मैंने आपको नोट करवा रखी है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करवाई थी, इस तरीके से कुछ स्टेप्स मैंने नोट करवाए थे, शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। स्टेप 1 हम लोग नेट इफेक्ट निकालते थे रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, फिर उसके बाद हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, फिर इस तरीके से स्टेप 3 में कुछ कैलकुलेशन करते थे और फिर जर्नल एंट्री पास करते थे। तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे ना, इसी से रिलेटेड ये हमारा जो क्वेश्चन था लास्ट चैप्टर में इलिस्ट्रेशन 14, ये इसी से रिलेटेड था, इन्हीं स्टेप्स से रिलेटेड था, शायद याद होगा। और यही चीज हमें यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 44 में करनी है। तो भाई ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल असिस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत काम तो आप भी करेंगे ना जो ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। जो ऑलरेडी कर रखा है अगर वही नहीं आता तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 44 भी आपका होमवर्क है। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए इलिस्ट्रेशन 41 से लेके 44 तक। अब भाई ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं भाई इलिस्ट्रेशन 45, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सो इसीलिए ये मैं करवा के दूंगा आपको, ठीक है। तो जो कुछ न्यू चीज होगी वो तो मैं करवाऊंगा, बट अगर चीज हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम लगा के पहले ही डिस्कस कर रखी है तो अब उस पर टाइम वेस्ट करने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, ठीक है ना। उसका कोई फायदा नहीं होगा, जब ऑलरेडी हमने इतना टाइम उस पर लगाया था तो अब दोबारा से क्यों उस पर टाइम वेस्ट किया जाए। तो वो आप लोग होमवर्क करके मुझे PDF बना के जरूर भेजेंगे,
ठीक है, पीडीएफ बना के भेजेंगे। अगर किसी को किसी चीज में डाउट आता है भाई कॉल कर लेना, कॉल पे नहीं होता घर पे आ जाना, घर पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है हम डील करेंगे। अब आते हैं भाई इलस्ट्रेशन नंबर 45 पे। तो अब थोड़ा सा तसल्ली से आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये 8 नंबर के आते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस किए थे दो, इलस्ट्रेशन 39 एंड इलस्ट्रेशन 40। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखते हैं भाई कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे आराम से, क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि W एंड R आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई W और R जो है ये पार्टनर्स है एक फर्म में, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 हमें यहाँ पे दी गई है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलोज। अब उनकी बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दी गई है। भाई बैलेंस शीट में क्या क्या है एक बार देखते हैं। एसेट्स साइड पे कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है और प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये सब चीजें हमें एसेट साइड पे दी गई थी। लाइबिलिटीज साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। अब एक चीज देखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये एक ही चीज होती है। ज्यादातर केसेस में वो हमें डेटर्स में से माइनस करके देता था यहाँ पे एसेट साइड पे, जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा होगा एक क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, उसने लाइबिलिटी साइड पे लिख के दे दिया। तो हमें बातें समझ में आनी चाहिए। वो अगर एसेट्स में से लेस करके देता था तो भी तो मैं उसको लाइबिलिटी मानता था ना। तो अभी उसने लाइबिलिटी साइड में दे ही दिया मुझे, तो उसने प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज कर दिया भाई, ठीक है। तो समझना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है और कैपिटल्स भी दी हुई है। अब बैलेंस शीट पढ़ते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एसेट्स साइड पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं है। तो फिक्टिशियस एसेट तो भाई इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं था। उसके अलावा क्या यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारे पास, मतलब बैलेंस शीट में क्या गुडविल लिखा हुआ है कहीं पे, तो नहीं है भाई। एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखी होती है उसी को बोलते हैं गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन इन टॉपिक्स के ऊपर मैं कर चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि याद होगा आपको, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे नहीं है वैसे, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, एसेट साइड पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज साइड पे आ जाते हैं। लाइबिलिटीज साइड पे हमें क्या कोई रिजर्व दिया गया है, क्या कोई रिजर्व दिया गया है? तो हाँ भाई यहाँ पे ना जनरल रिजर्व दिया गया है, जनरल रिजर्व दिया गया है यहाँ पे। तो मतलब भाई इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखना इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, मतलब यहाँ पे ना P&L अकाउंट का बैलेंस नहीं है लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। तो आपको रिजर्व दिया गया है, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट वैसे सेम ही होता है, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको। तो यहाँ पे तो भाई रिजर्व है, रिजर्व का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमको। नीचे यहाँ पे बैलेंस शीट के बाहर क्या क्या चीजें दी गई हैं एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि ऑन द अबव डेट सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो भाई ऑन द अबव डेट इसका मतलब भाई 31 मार्च 2016 की बात चल रही है कि 31 मार्च 2016 को हमने सी को एडमिट किया अपनी फर्म में 1/6 शेयर के लिए। तो सी का जो शेयर था वो 1/6 था। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, अब नीचे यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई है, कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट्स के बाद यहाँ पे लिखा गया कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। अब यहाँ पे आपसे खाते नहीं मांगे गए, यहाँ पे आपको बोला है कि भाई जर्नल एंट्री करके दिखाओ बस, ठीक है। तो आपको हर एक एस्पेक्ट की जर्नल एंट्री करनी है, हर एक एस्पेक्ट की क्या करनी है यहाँ पे, जर्नल एंट्री। तो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा पहले तो, और उसके बाद होगी ना जर्नल एंट्री। तो एक बार यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो भाई क्या है, सी विल ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल। सी जो है वो 30,000 रुपीज अपनी कैपिटल के नाम पे लेके आएगा, एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय WNR, ठीक है। तो मतलब ये लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन किया था उसी की तरीके की यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको दी गई है, फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट देखो भाई क्या है, डेटर 1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो कह रहे भाई 1500 रुपए के डेटर जो हैं वो बैड डेट हो गए तो उसको राइट ऑफ कर दो, और 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है भाई बैड डेट्स के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी देखेंगे भाई क्या चीज है। आगे यहाँ पे कहा गया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको पे कर दो, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको पे कर देना है, पेड ऑफ, पे कर दो भाई उसको।
आगे कहा गया कि स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500, प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। तो स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यूज है उसमें रीवैल्यूएशन हो रहा है थोड़ा बहुत। आगे यहाँ पे बोला कि इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब वो कह रहे हैं भाई 2500 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने बैलेंस शीट में देखो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी है, तो वो कह रहे हैं उनको भी अकाउंट में जो है कंसीडर किया जाएगा, मतलब जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमें रिकॉर्ड करना है, ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको रिकॉर्ड करने को बोल रहा है वो। आगे वो कह रहे हैं भाई क्रेडिटर्स ऑफ 2100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। वो कह रहे हैं भाई 2100 रुपए के क्रेडिटर्स थे जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन अब हमें रिकॉर्ड करना है। तो भाई दोबारा से अब यहाँ पे क्वेश्चन तो रीड कर लिया, अब क्वेश्चन करना कैसे था, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि यहाँ पे ना हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, हमें हायरार्की पता होनी चाहिए कि भाई हमें पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस सीक्वेंस में करने। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, याद होगा ना। मैं आपको ना एक बार हायरार्की दोबारा से बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या करते थे। वैसे तो लास्ट क्लास अगर देखिए तो पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, एडमिशन का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा उसके अंदर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद सेकंड काम क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। थर्ड काम क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा। फोर्थ काम क्या होगा, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा। और लास्ट काम क्या होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि इस चैप्टर में हमें करनी नहीं है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ही नहीं, अभी तक उसके क्वेश्चंस आए ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब आएंगे तो हम ये चैप्टर हमारा जो है वहीं पे कंक्लूड कर देंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अभी कैपिटल एडजस्टमेंट वाले कोई क्वेश्चंस आए ही नहीं है और आपके कोर्स में है भी नहीं वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को कंसीडर करना है और रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करना है। साथ ही साथ जो रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको भी आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रॉस ट्रांसफर करना होता था, तो वो बात भी यहाँ पे हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो भाई स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो क्या गिवन है, हमें यहाँ पे W और R जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स जो थे उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है। और न्यू पार्टनर का क्या गिवन है, यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/6। न्यू पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पे उसका शेयर गिवन है। क्या इसके अलावा और कोई आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है? मैंने आपको जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था ना कि 5 तरह के केसेस हो सकते हैं, 5 तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। तो ये फर्स्ट टाइप की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3:2। ये जो हमारी ओल्ड रेशियो है ना यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है भाई, ये जो हमारी ओल्ड रेशियो है यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे रहेगी। तो इट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें नहीं निकालनी, एक बार नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो 3:2 ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो भाई पहला काम तो हो गया। अगला काम क्या था, अगला काम यहाँ पे सेकंड जो हमारा काम था वो क्या था, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना था। गुडविल का ट्रीटमेंट, अब भाई यहाँ पे उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, देखो ध्यान से, ये रहा यहाँ पे। वो कह रहा है सी विल ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय WNR। तो भाई सबसे पहले तो वो कह रहा है कि भाई 30,000 वो कैपिटल के लेके आ रहे हैं। तो कैपिटल का पैसा लाने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ भाई बढ़िया तरीके से रिवीजन चल रही होगी, सब एंट्रीज तो अच्छे से याद होती ही होंगी आप लोगों को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमारे पास 30,000 रुपीज आ जाएंगे, 30,000 रुपीज आ जाएंगे। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल ब्रॉट इन। तो भाई कैपिटल का पैसा ले आया गया है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल का पैसा आ गया।
आगे यहाँ पे बोला है 10,000 जो है वो गुडविल के प्रीमियम के भी आए हैं, तो उसकी भी एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो एंट्री क्या होगी, वैसे एंट्री हमने यहाँ से स्टार्ट की थी ना, तो इसको नंबरिंग जो है वो यहाँ से दे देते हैं। ये तो हमारा वर्किंग नोट टाइप ही है, सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा था कि ओल्ड रेशियो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी यहाँ पे गुडविल की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे 30,000 रुपीज की एंट्री होगी, 30,000 नहीं 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज की यहाँ पे एंट्री होगी हमारी। 10,000 का अमाउंट यहाँ पे हमारे पास गुडविल का भी आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करनी होती है, ये जो गुडविल का पैसा आता है इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का नाम क्या था भाई, W एंड R, ठीक है, W और R। तो टू W's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैं इस 10,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि मेरी 3:2 थी। तो यहाँ पे 6,000 और 4,000 आ जाएगा, 6,000 और 4,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, तो भाई यहाँ पे ना हमें एक और बात बोल रखी है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, वो बोल रहा था कि हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय W एंड R। तो ये जो गुडविल का पैसा था ये हाफ जो है वो विड्रॉ कर लिया W और R ने। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, W's कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई सारी एंट्रीज की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखी है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो इट मींस आपने रिवीजन अच्छे से नहीं कर रखी। तो आपको रिवीजन करनी चाहिए ना, तो रिवीजन अच्छे से करेंगे। भाई आधा पैसा इसने निकाल लिया अपना, 6,000 था इसका, इसने 3,000 निकाल लिया, इसने 4,000 में से 2,000 निकाल लिया, तो फॉर्म का 5,000 चला गया, ठीक है। नरेशन जो है वो आप लोग मुझे लगता है लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, being goodwill distributed between sacrificing partners, being goodwill distributed, और यहां पे being goodwill withdrawn, being half goodwill withdrawn, being half goodwill withdrawn। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा ना, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो चुके होंगे। मैं जो समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी जो कर रहा हूँ मैं, ये आपको समझ में आने लग गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम हमने इन कॉन्सेप्ट्स को दिया था अब तक बिल्डअप करने में, धीरे धीरे हमने सारा कोर्स अब तक कवर किया था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस चैप्टर में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पुराने हैं ना हमारे, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री में अगर कोई एस्पेक्ट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, तो आपको मुझे पूछना चाहिए। अगर आप नहीं पूछते हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। आपको पूछना चाहिए मुझसे, मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरा काम है, ठीक है, मैं आपको समझा के दूंगा। तो प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है ना, अल्टीमेटली ये आपका काम है। मेरा काम आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके देना था, मैंने अच्छे से समझाई है चीजें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं घर पे और बाद में सब कुछ मुझ पे ब्लेम कर देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा भाई कि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें इस तरीके से होंगी। अब भाई गुडविल का तो सारा ट्रीटमेंट हो चुका। स्टेप 1 क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी थी। स्टेप 2 क्या था, गुडविल का ट्रीटमेंट करना था। अब मैंने गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ साथ कैपिटल की भी एंट्री कर ही थी ना, तो आप लोग भी ऐसे ही करना भाई। हमेशा कैपिटल अगर ब्रॉट इन कर रहा है पार्टनर तो उसकी एंट्री भी हम लोग गुडविल के साथ साथ ही कर दिया करेंगे हमेशा। अब थर्ड काम क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आप देखना भाई सेकंड पॉइंट में डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एक एसेट होता है भाई, डेटर हमारा एसेट है, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है। तो एसेट और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन हो रही है ना यहाँ पे। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। और क्रेडिटर तो ये भी लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो सेकंड से लेके 6th पॉइंट तक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला टॉपिक है भाई हमारा। तो अब इस पे फोकस करना पड़ेगा।
तो स्टार्ट करते हैं भाई, सेकंड वाली जो एडजस्टमेंट थी उस पे आ जाते हैं। डेटर्स रुपीज 1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। वो कह रहे हैं भाई 1500 रुपए के डेटर्स जो है उसको क्या कर दो, बैड डेट बना दो। भाई ऊपर देखना यहाँ पे ना डेटर कितने के पड़े हैं हमारे पास, 18,000 के। इसका मतलब 18,000 में से 1500 रुपए के डेटर्स ऐसे हैं जो कि पैसे नहीं दे पाए, जो कि बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। तो वो कह रहे डेटर्स को घटा दो, डेटर्स को राइट ऑफ कर दो 1500 रुपए, क्योंकि ये 1500 डूब गए हमारे, तो पैसा डूब गया। तो बैड डेट की एंट्री हमने 11th क्लास में सीखी हुई है ना, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे भाई, करते हैं एंट्री क्या होगी। तो नीचे चलते हैं यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं रब करता हूं, और यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो फिफ्थ एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, बैड डेट्स की एंट्री जो होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ या बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, एक ही बात है। बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ, डेटर को मैंने राइट ऑफ कर दिया, बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ। चीजों को फील करना है भाई, समझना है। यहाँ पे अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ। आगे देखो भाई, यहाँ पे आगे वो कह रहा है भाई प्रोविजन भी क्रिएट करने हैं डेटर्स के ऊपर। अब भाई हमारे पास ध्यान देना, डेटर कितने थे, 18,000 के। हमने अभी अभी 1500 रुपए के डेटर तो राइट ऑफ कर दिए ना, 1500 के डेटर्स हमने क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। तो अब हमारे पास 16,500 रुपए के डेटर्स बचे हुए हैं। तो ये जो 16,500 के डेटर्स अब बचे हैं ना, इनके ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है। भाई प्रोविजन तो उन्हीं पे बनाऊंगा ना जितने बचे हुए मेरे पास डेटर्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बैड डेट्स दिया गया है क्वेश्चन में, तो बैड डेट लेस करने के बाद ही प्रोविजन बनेगा, बैड डेट लेस करने के बाद ही प्रोविजन बनेगा। क्योंकि प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन मींस एंटीसिपेटेड लायबिलिटी। अगर मैं 5% का यहाँ पे प्रोविजन बना रहा हूं ना बैड डेट का, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसा डर है कि फ्यूचर में 5% लोग पैसे नहीं देंगे। मतलब जितना मेरा पैसा बनता है ना 16,500, इसका 5% पैसा मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उसका प्रोविजन बना देता हूँ। तो भाई जितना पैसा मेरे पास मुझे लेना है उसी का तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा ना 5%। 18,000 थोड़ा ना लेना है मुझे, 1500 तो मेरे बैड डेट हो गए ना, तो मुझे लेने तो 16,500 ही है ना, तो प्रोविजन 16,500 पे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत करना, तो जितना पैसा लेना है उसी पे तो प्रोविजन बनाऊंगा। तो 16,500 का यहाँ पे 5% कितना होगा, 16,500 का 5% होगा 825 रुपए। तो भाई चलते हैं यहाँ पे 825 रुपए का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, जब मैं लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और गलती हो सकती है, ऊपर हमें प्रोविजन दिया हुआ है, देखो कितने का, 2,000 का। पर अभी अभी मैंने बोला कि भाई अगर मैं 16,500 पे 5% का प्रोविजन निकालू तो वो कितना आता है, 825। भाई हमने 2,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रोविजन कितना बनाना है, 5% बनाना है। अब तो ये जो हमने फालतू का प्रोविजन बना रखा है उसको हमें हटाना पड़ेगा ना। तो प्रोविजन बनाना नहीं है, हटाना है। इस बार मतलब एंट्री क्या होने वाली है, हटाने की। तो हमने 2,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई 5% बनाना है, इसका मतलब 825 रुपए का बनाना है। तो कितने रुपए का फालतू प्रोविजन क्रिएट करके रखा हुआ है मैंने, तो 2,000 में से 825 लेस कर देंगे। तो 2,000 में से अगर मैं लेस करता हूं 825, तो ये अमाउंट आएगा मेरे पास 1175। तो 1175 रुपीज का प्रोविजन मुझे हटाना है, तभी तो मेरे पास 825 का प्रोविजन मेंटेन्ड रहेगा ना, क्योंकि 2,000 का प्रोविजन अभी मेंटेन्ड है। देखो और क्वेश्चन में बोला 5% क्रिएट करने, मतलब 825 रुपए क्रिएट करने, तो 1175 का हटाना पड़ेगा। अब भाई प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हटाऊंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, और 2 यहां पे क्या आ जाएगा भाई, प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिड्यूस करूंगा तो फायदा होगा। और मैंने बताया था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज के अगेंस्ट अगर मुझे फायदा या नुकसान होगा तो वो मैं कहां पे डेबिट या क्रेडिट करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 1175 रुपए यहाँ पे मैंने जो है प्रोविजन अपना घटा दिया। तो 2,000 का प्रोविजन था, 1175 घटा दिया, तो अब कितने का प्रोविजन रहेगा, 825 रुपए का। तो भाई ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। आगे देखो भाई थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 3,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी।
अब वो बोल रहे पे कर दो, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो थी उसको पे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे भाई लाइबिलिटी को पे करूंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, कितने की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी भाई ये वाली सैलरी की, तो भाई ये हमारे पास 3000 था, तो 3000 ये हमने यहाँ पे कर दिए। आगे देखो भाई आगे क्या है, तो ये वाली एडजस्टमेंट हो गई है थर्ड वाली। आगे वो कह रहा है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ऊपर देखते हैं भाई स्टॉक की वैल्यू क्या थी, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 20000 थी, अब वो कह रहा है 10% घटा दो। फिर वो कह रहा है फर्नीचर बाय 500, फर्नीचर को 500 रुपए से घटा दो। अभी देखो फर्नीचर कितने का, 40 का, तो मतलब वो कह रहा है 39,500 बना दो, 500 रुपए घटा दो। ठीक है, तो ये आपको समझना है, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। प्लांट एंड मशीनरी को कह रहा है 8% घटा दो। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 40,000 की, तो 8% घटाने का मतलब क्या हुआ, तो 40,000 का 8% निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास 3200 रुपए। तो प्लांट एंड मशीनरी को 3200 रिड्यूस करने, फर्नीचर को 500 रिड्यूस करने, और स्टॉक को 10%। 20,000 का 10% कितना होगा, 2000। तो भाई इतना इतना अमाउंट हमको रिड्यूस करना है इन एसेट्स का। तो करते हैं भाई एंट्री। एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करूंगा तो एसेट्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट, टू और कौन कौन से एसेट्स थे देख लेते हैं भाई, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितनी कितनी इनकी वैल्यू गिरानी थी, 2000 रुपए तो भाई इसकी थी, इसकी 500 रुपए थी, और इसकी कितनी थी भाई एक बार मैं देख लेता हूं, इसकी थी 3200 रुपीज, तो 3200 रुपए इसकी भी वैल्यू हम लोग गिरा देंगे। तो भाई टोटल हमें लॉस कितने का होगा, देखो एसेट्स की वैल्यू में गिरा रहा हूं तो मुझे नुकसान होगा ना, एसेट रिड्यूस होंगे तो टोटल नुकसान यहाँ पे हो गया 5700 का। ये नुकसान मैं डेबिट कर दूंगा कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये भी हमारी एंट्री हो गई। बीइंग सन्ड्री एसेट्स, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रिड्यूस्ड, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रिड्यूस्ड। आगे देखते हैं भाई आगे और क्या है यहाँ पे, तो ये फोर्थ एडजस्टमेंट हो गई है हमारी। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब वो कह रहा है 2500 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब वो कह रहा है अब हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब मैं रिकॉर्ड करूंगा। एसेट को जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, एसेट जब बढ़ते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब एसेट्स इंक्रीज होंगे तो फायदा होगा, फायदा होगा तो भाई क्रेडिट करेंगे कौन से खाते में, एसेट्स के बढ़ने से फायदा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने बताया था ना एसेट्स या लायबिलिटीज के बढ़ने या घटने से कोई भी फायदा या नुकसान होगा तो उसको हम इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ही कंसीडर करेंगे। तो 2500 रुपए का यहाँ पे हमें जो है फायदा हो गया, तो ये यहाँ पे हमने एंट्री कर दी। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, तो हमने इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर दिया। आगे देखते हैं भाई आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्रेडिटर्स भी थे अनरिकॉर्डेड 2100 रुपए के, अब वो बोल रहे हैं भाई इनको भी रिकॉर्ड करो। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, लाइबिलिटी थी अनरिकॉर्डेड, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा ना। तो टू क्रेडिटर्स 2100 रुपीज था ये, तो भाई लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो नुकसान डेबिट करेंगे कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2100 रुपए डेबिट हो गए। बीइंग क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, बीइंग क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, तो हमने क्रेडिटर्स को भी रिकॉर्ड कर दिया। आगे देखते हैं भाई आगे क्या है, तो भाई सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। अब क्या करना है भाई, रिवैल्यूएशन वाला सारा काम होने के बाद है ना क्या करना, रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज को एक बार देखते हैं कौन कौन सी एंट्रीज ऐसी है जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा था। तो देखो एक तो इस एंट्री में रिवैल्यूएशन आया, एक इस एंट्री में रिवैल्यूएशन आ रहा है, और एक इस एंट्री में भी आ रहा है और इस एंट्री में भी आ रहा है। तो चार एंट्रीज ऐसी हैं जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ।
तो अब क्या करना, जब आपका रिवैल्यूएशन वाला काम सारा खत्म हो जाए, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन था वो हो जाए, तो आप क्या करना, इन एंट्रीज को कंसीडर करना। अब मैं क्या करूंगा, इन एंट्रीज के साथ मैं एक एक करके इन सारी एंट्रीज को देखूंगा। सबसे पहले इस वाली एंट्री पे आते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब माइनस, ठीक है। तो मैं प्लस करूंगा 1175। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री ये वाली थी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो माइनस कर देंगे 5700। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये वाली, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो प्लस करेंगे 2500। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे ये वाली एंट्री, तो इस एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 2100 तो माइनस करेंगे 2100। तो अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा वो माइनस का 4125 आएगा। माइनस का मतलब आपको लॉस हो रहा है, मतलब जो डेबिट बैलेंस था वो ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस कम था, तो ये एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट है, ये एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट है। अगर आप इन एंट्रीज को ये जो जर्नल्स हैं इनको अगर आप लेजर में पोस्ट करेंगे ना, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकलेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो ये वही बैलेंसिंग फिगर मैंने आपको निकाल के दी है 4125, ठीक है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स में बंटना चाहिए, तो पार्टनर्स में बांटेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना यहाँ पे, तो एंट्री करेंगे इस चीज की। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, W एंड R, तो यहाँ पे लिखते हैं W's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट। W's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो हमें रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ उसकी एंट्री हमने कर दी, लॉस कितने का था 4125। किस रेशो में बटना चाहिए, ओल्ड रेशो में। अब भाई क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या थी, ये थी हमारी 3:2, तो 4125 को 3:2 में यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। करते हैं भाई 4125 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा यहाँ पे 2475। ऐसे ही 4125 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 1650। तो बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिवैल्यूएशन का भी सारा काम हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, फिर हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज किया। लास्ट काम क्या होगा, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व था, तो हाँ भाई जनरल रिजर्व था। क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी, तो नहीं भाई इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो क्या करे इसका, तो भाई पार्टनर्स में बांट देना चाहिए। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है ना रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। रिजर्व्स जो है वो प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पैसा बच रहा है तो पार्टनर्स में बांट दो। बट कौन से वाले पार्टनर्स में बांटना है भाई, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो रिजर्व का पैसा जब बांटूंगा तो रिजर्व तो भाई क्रेडिट नेचर के होते हैं। अब पैसा बांट दूंगा, पैसा निकाल लूंगा मतलब मैं वहां से, तो रिजर्व का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा ना। और ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, तो 2W's कैपिटल अकाउंट, फायदा है ये, पार्टनर के खाते में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो रिजर्व्स होते हैं वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, फायदा है, पार्टनर के खाते में जुड़ जाएगा ये पैसा। रिजर्व कितने का पड़ा था भाई हमारे पास, रिजर्व कितने का पड़ा था हमारे पास यहाँ पे, तो रिजर्व हमारे पास यहाँ पे था 5000 का। तो यहाँ पे 5000 में लिख देता हूँ भाई, 5000 का रिजर्व था ये। और इसको किस रेशो में बांटना है भाई, ओल्ड रेशो 3:2 थी हमारी, तो 3:2 में बांटेंगे। 5000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आएगा 3000। और ऐसे यहाँ पे 5000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 2000 आ जाएगा। ये हो गया बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हो गया बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो क्या भाई सारे के सारे स्टेप्स खत्म हो गए, तो हाँ भाई सारे के सारे स्टेप्स खत्म हो गए, ठीक है। तो मतलब सारी चीजें हो चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो पैसा बैलेंसिंग फिगर जो पार्टनर के खाते में क्रॉस ट्रांसफर करनी थी उसकी भी एंट्री मैं कर चुका हूं। सारी की सारी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा। तो भाई इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन इजी था, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने सारी बातें अब तक की समझी होंगी अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया है अगर समझ तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, कॉल जरूर करना। मैं अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसको मैं घर पे बुला के पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन 45 कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने आंसर यहाँ पे सॉल्व किया ना पूरा, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये आंसर मैं नहीं भेजता तो आप मुझे फोन करके बोल देना कि भैया वो आंसर भेज दो, ठीक है, तो मैं आपको ये आंसर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। बाई चांस अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग मुझे याद करवा देना ताकि आप लोग नोट कर पाए बाद में। अब भाई ऐसे ही हमारा जो इलिस्ट्रेशन 46 था वो भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है, बट आज मैं इसको कवर नहीं कर रहा, ये जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। वैसे आप लोग अगर खुद से चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ना एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी गई है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ना, ये राइट ऑफ कर दी जाती है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ये। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व भी दिया गया हमको, जनरल रिजर्व, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था। और बाकी सारी बातें नॉर्मल है, बाकी कुछ भी यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में करवा के दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आराम से तसल्ली से क्वेश्चन मैं आपको करवा के दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा मैंने फास्ट कवर कर दी, ठीक है। रीजन बीइंग के जो भी चीजें थी ना वो सारी पुरानी थी ना। अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन जितने भी आगे आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, वो मैं आपको आराम से सारे कवर करवाऊंगा, पूरा फॉर्मेट बना के बढ़िया तरीके से शांति के साथ काम करेंगे, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है भाई, होमवर्क आपका यही है कि जितना मैंने पढ़ाया ना ये आपको दोबारा करना है, ठीक है, ये रिपीट करना है भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीट करने हैं, कुछ नया काम नहीं दे रहा। बाकी वो जो लास्ट क्लास वाला होमवर्क था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था आज की क्लास के, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो उतना काम आपको करना है भाई, बाकी मैं आपको कुछ भी यहाँ पे नया नहीं दे रहा, आज रिपीट करने हैं आपको क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है। तो खत्म करते हैं भाई आज की क्लास।